एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हम लोग परासरण के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस यानी कि परासरण का क्या महत्व है। परासरण के बारे में आपको बताया चुका है, विसरण के बारे में आपको बताया जा चुका है। परासरण का क्या महत्व है इसके बारे में देखिए, पौधों की जड़ों में मूल रोम होते हैं। ये पौधे की जड़ अंदर जमीन में होती है और उसमें मूल रोम रोए होते हैं जिनको मूल रोम कहते हैं। उन मूल रोम से जो जल का अवशोषण होता है, मृदा कण, मिट्टी के कणों के बीच जल होता है, जिसको मृदा कणों के बीच जो जल होता है, केशिका जल उसको कहते हैं। उस जल को परासरण क्रिया द्वारा मूल रोम अवशोषण करता है और अवशोषित करता है, वो जो जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि मूल रोम मृदा कणों से परासरण क्रिया द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। पौधों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, पौधों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का चालन एवं विसरण परासरण द्वारा होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का जो स्थानांतरण होता है, जल का आना जाना होता है, वह परासरण की क्रिया पर ही निर्भर होता है। परासरण की क्रिया जब होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, तभी जाकर वह जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है। परासरण के कारण पादप कोशिकाएं स्फीति हो जाती हैं, टर्गिटी जिसको कहते हैं, वो फूल जाती हैं। यानी कि इस क्रिया के द्वारा उनकी कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे पत्ती हो, तना हो, पुष्प हो, वह उसको निश्चित आकृति एक मिल जाती है और उसको आंतरिक शक्ति भी मिलती है। इसके कारण आंतरिक शक्ति भी मिलती है। परासरण की क्रिया का महत्व यह भी देखेंगे कि स्फीति की अवस्था में ही कोशिकाएं वृद्धि करती है। जब वो स्फीति की अवस्था में कोशिका होती है तो उसमें ग्रोथिंग की क्रिया होती है, वे वृद्धि करती हैं। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना स्फीति पर ही निर्भर करता है। और स्फीति किस पर निर्भर करती है? स्फीति ऑस्मोसिस पर निर्भर करती है, परासरण पर निर्भर करती है। तो ये रहा परासरण का महत्व। मृदा के कणों से परासरण क्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का चालन एवं विसरण परासरण क्रिया द्वारा होता है। परासरण के कारण पादप कोशिकाएं स्फीति हो जाती हैं और स्फीति अवस्था में ही पादप की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना, स्टोमेटा जो होता है, पत्तियों के निचली सतह पर मैक्सिमम पाए जाते हैं। निचली सतह पर स्टोमेटा जिसको कहते हैं, पर्णरंध्र भी उसको कहते हैं। उन रंध्रों का खुलना और बंद होना स्फीति पर ही निर्भर करता है। आगे देखेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या होता है? हम कोशिका के बारे में जानते हैं कि कोशिका होती है, एक केंद्रक होता है, और कोशिका यदि पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी, इसके बाद एक कोशिका पाई जाएगी। यानी कि केंद्रक और कोशिका के बीच जो अर्ध तरल मैट्रिक्स द्रव भरा होता है, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहलाता है। पादप कोशिकाओं में, यदि पादप कोशिका है तो रिक्तिका के चारों ओर यह एक निश्चित गति से, एक गति से रोटेट करता है, घूमता है। इस कोशिका द्रव्य में कुछ सजीव और निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ सजीव और निर्जीव रचनाएं पाई जाती हैं। जो सजीव रचनाएं होती हैं उसको कोशिकांग
या कोशिका द्रव्ययी अंगक कहते हैं, और जो निर्जीव रचनाएं होती हैं उनको कोशिका द्रव्ययी अंतर्वेशन कहते हैं। सजीव रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं और निर्जीव रचनाओं को कोशिका द्रव्ययी अंतर्वेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इस कोशिका द्रव्य में जो डूबी हुई पड़ी हुई रचनाएं होती हैं उनको कोशिकांग, जीवित कोशिकांग कहेंगे। कोशिका द्रव्य के सजीव कोशिकांग या कोशिका द्रव्य के कोशिकांग, कोशिका द्रव्य के कोशिकांग, कोशिकांग यानी कोशिकांग किसको कहेंगे? जो सजीव रचनाएं होती हैं। इस कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में जो सजीव रचनाएं होती हैं वो उसको कहते हैं कोशिकांग। इन्हीं कोशिकांगों के बारे में कि वो कोशिकांग क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। अंतःप्रद्रव्ययी जालक, जालक या जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है गाल्जी कार, गाल्जी कार या डिक्टियोसोम जिसको कहते हैं, डिक्टियोसोम, गाल्जी कार, डिक्टियोसोम। तीसरी इसकी रचना होती है लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिस, राइबोसोम, तारक, तारकाय जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं, तारकाय। और आठवां है सूक्ष्म नलिकाएं, एवं सूक्ष्म तंतु। ये जो रचनाएं होती है कोशिका द्रव्य में, ये सजीव रचनाएं हैं। अंतःद्रव्ययी जालक जिसको अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, गाल्जी कार या डिक्टियोसोम, लाइसोसोम कहते हैं, ये लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, तारक कार जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतु। ये जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सजीव अंग है जिनको कोशिकांग कहते हैं या कोशिका द्रव्ययी अंगक कहते हैं। अब बारी बारी से हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, बारी बारी से ये सब कुछ चीजें आपको बताई जाएगी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।